एल्मोडोल की नाकाबिल यकीन मकबूलियत मेरी समझ में उस वक्त ना आई, मगर इससे मार्केट की जरूरत और फराहमी के फलसफे की वजाहत हो गई। बिल्कुल यही हिकमत अमली स्टॉक्स, जायदाद, बॉन्ड्स और बेसबॉल कार्ड मार्केट्स में इख्तियार की जाती है। नंबर 4, कानून की तालीम। कारपोरेशंस को बरूए कार लाकर जिसे हिसाब किताब, सरमायाकारी और मार्केट के उतार चढ़ाव की तकनीकी सलाहियतों से मुकम्मल मरबूत किया गया है, दिनों में तरक्की हो सकती है। एक मुलाजमत पेशा फर्द और छोटे कारोबारी के मुकाबले में एक शख्स कारपोरेशन के बलबूते पर बहुत जल्द दौलत कमा सकता है, बशर्त ये कि उसे टैक्स के कवानीन का इल्म हो और जानता हो कि कारपोरेशन से क्या तहफ्फुजात मुहैया करती है। ये इसी तरह है कि जैसे कोई शख्स चल रहा हो और कोई उड़ रहा हो, और ये तजाद आखिर में वाज़ेह हो जाता है। टैक्स के फवायद। एक फर्द वाहिद के मुकाबले में कारपोरेशन से ज्यादा कारआमद है। टैक्स की अदायगी से पहले ये अखराजात के लिए रुपया फराहम करती है। महारत का एक वसी मैदान है और इस कदर हीजान अंगेज है, ताहम खास असासों और कारोबार की मिल्कियत के बावजूद इसमें दरअंदाजी की जरूरत नहीं है। मुलाजिम काम करके रुपया कमाते हैं, उसमें से टैक्स निकल जाता है और बाकी मांदा पर वो गुजारा करते हैं। एक कारपोरेशन कमाई करती है, जो कुछ हो सके खर्च करती है और जो बाकी बचता है उस पर टैक्स आयद हो जाता है। ये सबसे बड़ी कानूनी कमजोरी है जिसे अमीर लोग बरूए कार लाते हैं। कारपोरेशन बनानी मुश्किल नहीं और ये ज्यादा महंगी नहीं, अगर आपकी अपनी सरमायाकारी नकदी की खासी तरसील पैदा कर रही है। मिसाल के तौर पर अपनी कारपोरेशन बनाकर हवाई में बोर्ड मीटिंग मुनक्कद करवा के आप छुट्टियां मना लेते हैं। कार, इंश्योरेंस और मुरम्मत कंपनी के जिम्मे है। ज्यादातर होटलों के खाने पीने के वाजिबात कंपनी की जिम्मेदारी है और इस तरह और बहुत से फवायद हैं। इसके बाद बची खुची आमदनी पर टैक्स आयद हो जाता है। मुकदमाबाजी से तहफ्फुजात। हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहां मुकदमाबाजी आम है। हर शख्स आपसे अपने हिस्से का तालिब है। अमीर लोग कारपोरेशन और ट्रस्ट बनाकर अपनी दौलत को छुपा लेते हैं ताकि कर्ज खाओं की नजरों से अपने असासों को महफूज रख सकें। जब भी कोई शख्स किसी अमीर आदमी पर नालिश करता है तो आम तौर पर वो कानूनी तहबंदियों के हिसार में होता है और आम तौर पर उसे पता चलता है कि अमीर आदमी के पास तो देने को कुछ नहीं, उनका हर चीज पर कंट्रोल होता है मगर हाथ खाली होते हैं। इसके बरक्स गरीब और दरमियाने दर्जे के लोग हर चीज अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं और उसे हुकूमत या उन लोगों के हवाले करने पर मजबूर हो जाते हैं जो अमीरों पर मुकदमे चलाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। उन्होंने रॉबिन हुड की कहानी से ये सबक सीखा, अमीरों से लो और गरीबों को लौटा दो। इस किताब का हरगिज ये मकसद नहीं है कि आप लोगों को कारपोरेशन बनाने का तरीकाकार बताऊं। जल्द ही कारपोरेशन के हवाले से फवायद और तहफ्फुजात के बारे में मजीद सोच विचार के बाद मैं इस मौजू पर शायद लिखूं। बहुत सी ऐसी किताबें बाजार में दस्तयाब हैं जिनमें इस मौजू पर काफी कुछ लिखा है। वो आपको कारपोरेशन के अजरा और उसके फवायद से आगाह करती हैं। खास तौर पर जाती कारपोरेशनों की अहमियत पर गैरेट स्टर्न्स की किताबें बहुत ही अहम हैं। मालियाती IQ दरअसल बहुत सी महारतों और जबिली सिफात का मजमुआ है, मगर मैं यही कहूंगा कि वो 4 नुकात जो मैंने पहले गिनवाए उनका इन्हीं पर दारोमदार है और इससे बुनियादी जहानत की नशो नुमा होती है। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इन 4 खासियतों को हत्तुल मकदूर बढ़ाना चाहिए ताकि आपकी इक्तिसादी जहानत में इजाफा हो। मुख्तसरन ये कि वो बिजनेस ओनर जो कारपोरेशन बनाकर काम करते हैं उनका कमाने और खर्च और टैक्स का रिश्ता ये होता है कि वो पहले कमाते हैं फिर खर्च करते हैं, जो बच जाता है उस पर टैक्स अदा करते हैं। इसके मुकाबले में मुलाजिमीन जो कारपोरेशनों के लिए काम करते हैं वो पहले कमाते हैं, उस कमाई पर फिर टैक्स अदा करते हैं और इससे जो कुछ बच रहता है उसको वो खर्च करते हैं। आप में से जो लोग बिजनेस में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक ही सिफारिश करूंगा कि पहले अपने असासे बनाएं, असासे बनाते जाएं और जब उस मकाम पर पहुंचें कि आपके पास अच्छे खासे असासे जमा हो चुके हों तो इसके बाद जाती कारपोरेशंस बनाएं और उस पर काम करें। अब आपके जमा करदा असासे खुद अपने बलबूते पर आपके लिए इनकम पैदा करेंगे।
आपने असासों पर जो मेहनत करनी थी वो कर ली, अब आपके असासे आपके लिए मेहनत करेंगे। आप घर बैठे रहेंगे और आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी। 5वां सबक, अमीर रुपया इजाद करते हैं। गुज़िश्ता रात की बात है कि मैंने इस किताब पर काम करना और लिखने से छुट्टी ली और टीवी पर एक नौजवान अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की तारीख पर एक दस्तावेजी प्रोग्राम देखने में गुजारा। मैंने टीवी में सुना कि ग्राहम बेल ने हाल ही में अपने फोन का पेटेंट हासिल किया था और अब इस बात पर परेशान था कि वो बहुत से लोग जो इस ईजाद को खरीदने के ख्वाहिशमंद थे उन तक ये ईजाद कैसे पहुंचे। उसे एक कंपनी की तलब थी और इसके लिए वो उस अजीम तरीन कंपनी वेस्टर्न यूनियन में गया और उनसे कहा कि आया वो उसकी छोटी सी कंपनी और पेटेंट को खरीदेंगे। उसने उनसे $10,000 का मुतालबा किया। वेस्टर्न यूनियन के सदर ने इतनी बड़ी कीमत मांगने पर ग्राहम बेल को खूब लताड़ा और सौदा करने से इनकार कर दिया। सदर ने कहा कि कीमत मुज़हिका खेज हद तक ज्यादा थी। बाद में जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। करोड़ों डॉलर की सनत वजूद में आई और AT&T नामी कंपनी वजूद में आई। ग्राहम बेल के प्रोग्राम के फौरी बाद शाम को खबरें नशर होने लगी। खबरों में एक कंपनी के बारे में इत्तला दी गई कि वो अपने अमले की तादाद को कम करने के लिए छांटी करने वाली थी। मजदूर गुस्से में थे। उन्होंने अपनी कंपनी की इंतजामिया पर गलत कारी का इल्जाम आयद किया। एक मैनेजर जो बर्खास्त किया जा चुका था, जिसकी उम्र 35 साल के लगभग थी, वो अपनी बीवी और बच्चों के हमराह फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़ा गार्ड से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे अंदर दाखिल होने दे ताकि वो इंतजामिया से मिलकर अपनी बर्खास्तगी के अहकामात को फसख करवा सके। उसने अभी अभी एक घर खरीदा था। उसे डर था कि उसके हाथ से वो निकल न जाए। कैमरा उसकी कसम पुरसी और बेचारगी को तमाम दुनिया के सामने नशर कर रहा था। मेरा ध्यान लाजमी तौर पर उसकी तरफ गया। 1984 में मैंने पेशा वाराना तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया था। ये एक अजीम तजर्बा है और मैं उससे लुत्फानंदोज होता हूँ। बाज़ दफा परेशान भी हो जाता हूँ। आज तक मैंने हजारों इंसानों को तालीम दी है और अपने समेत मैंने उन सब में एक चीज मुश्तरक देखी है। हम सब बेतहाशा सलाहियतों के मालिक हैं और खुदा ने हमें बहुत सी सिफात से नवाजा है, लेकिन जो चीज हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो है खुद एतमादी का फुकदान। तकनीकी सलाहियतों की कमी हमें पीछे नहीं धकेलती, बल्कि खुद पर भरोसा न होने की वजह से हम दूसरे लोगों के मुकाबले में पछड़ जाते हैं। कोई थोड़ा पीछे रह जाता है, कोई थोड़ा ज्यादा। एक दफा जब हम स्कूल की तालीम से फारिग हो जाते हैं तो हम में से अक्सरियत को ये मालूम होता है कि कॉलेज की तालीम, अच्छे नंबर या डिग्री ही मुस्तकबिल में कामयाबी की जमानत नहीं है। कॉलेज से बाहर की दुनिया में अच्छे ग्रेडों से भी ज्यादा किसी और चीज की जरूरत पड़ती है। उसके बहुत से नाम हैं: हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी, दलेरी, चालाकी, मेहनत, ढिठाई, शानदार और मुतासिर तर्ज कलाम। ये अनसरखा कोई भी हो, आखिरकार किसी भी शख्स को दुनिया में कामयाबियों से हमकिनार करते हैं और ये अच्छे ग्रेड्स की निस्बत कहीं ज्यादा अहम है। मेरा जाती तजर्बा है कि माली इस्तेदाद के लिए जरूरी है कि हम में जुर्रत हो और तकनीकी जानकारी हो। अगर खौफ का गलबा हो जाए तो सलाहियतें दब जाती हैं। मैं अपने तालिब इल्मों पर हमेशा यही जोर देता हूं कि वो खतरात मोल लें, बहादुर बने और डर को सलाहियत और ताकत की मदद से बदल दें। बाज इससे फायदा उठाते हैं और चंद एक इससे दहशत ज़दा हो जाते हैं। मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये अंदाजा हो गया है कि जब मामला पैसे का हो तो ज्यादातर लोग खतरात मोल लेने से कतराते हैं। मैं अपने इक्तिसादी IQ को क्यों बेहतर बनाऊं? मैं इक्तिसादी तालीम क्यों हासिल करूं? इन सबको मेरा जवाब यही होता है ताकि मजीद रास्ते खुलें, मुतबादिल सामने आए। आगे जमाना तेजी से बदल रहा है। मैंने बात नौजवान मुजिद ग्राहम बेल से शुरू की थी। आने वाले दिनों में इस जैसे और बहुत से जन्म लेंगे। सैकड़ों की तादाद में लोग इस तरह पैदा होंगे कि बिल गेट्स और उसकी रिकॉर्ड तोड़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनियों की तर्ज की और बहुत सी कंपनियां ज़हूर पजीर होंगी और साथ साथ बहुत से दीवालियापन, बहुत सी छांटियां और बहुत से नौकरियों से जवाब भी दिए जाएंगे। तो फिर इक्तिसादी इंटेलिजेंस कोशेंट को क्यों बेहतर बनाएं?
इसका जवाब आप खुद ले सकते हैं। ताहम मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं इसलिए इसमें इजाफा करता हूं कि आज के दौर में जिंदगी बेतहाशा दिलचस्प है और हर रोज नई से नई तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। मैं इन तब्दीलियों से खौफजदा होने की बजाय इन्हें खुश आमदेद कहता हूं। मैं तरक्की ना होने के बायस परेशान या गमजदा होने की बजाय करोड़ों बनाने की कोशिश करूंगा। तारीख आलम में आज का दौर इस लिहाज से सुनहरी तरीन दौर है। कई नस्लें गुजरने के बाद भी लोग इस जमाने के बारे में यही कहेंगे कि ये जमाना कितना पुरजोश और दिलचस्प था। इस दौर में पुराना जमाना खत्म हुआ, नए जमाने ने जन्म लिया। इसमें बेतहाशा हलचल थी, यही जान अंगेज दौर था। तो फिर अपने माली IQ को बेहतर बनाने में क्यों सोचें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्द खुशहाल हो जाएंगे, और जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये दौर आपके लिए डरावने ख्वाब जैसा साबित होगा। ये वो जमाना होगा जब आप लोगों को दलेरी से आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, जबकि दूसरे वही लकीर के फकीर रहेंगे। 300 साल पहले जमीन दौलत थी, चुनाचे जिसके पास जमीन होती थी वही दौलतमंद कहलाता था। इसके बाद फैक्ट्रियों और सन्नत और हिरफत का जमाना आया और अमेरिका ने दुनिया में अपना मकाम पैदा किया। अब दौलत सनतकारों के हाथ में थी। मसला ये है कि खबरें बिजली की तेजी से सारी दुनिया में फैल जाती हैं। आज की दौलत को चार दीवारी और सरहदों के पसे पुष्ट छुपाया नहीं जा सकता। जैसा कि पहले जमीन जायदाद और फैक्ट्रियों को सरहदों के अंदर बाहिफाजत रखा जा सकता था, अब तब्दीलियां आनन फानन और ड्रामाई होंगी। अब नए करोड़पतियों की तादाद में मुहैयर और अकूल इजाफा होगा, और वो भी होंगे जो इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। आज मैं ऐसे बहुत से अफराद देखता हूं जो कश्मकशे हयात में डूबे हैं और सख्त मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो कदीमी ख्यालात से चिमटे हैं और तब्दीली के मुकाबले में हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में जानता हूं जिनकी मुलाजमतें खत्म हो रही हैं, जिनके घर उनसे छिन रहे हैं, और इसके लिए वो अपने मालिक की तकनीक और उसकी बखीली को मूरद इल्जाम ठहराते हैं। हो सकता है कि गलती उनकी अपनी हो, उनके पुराने और दकियानूसी ख्यालात उनके माली बोझ हों, क्योंकि वो ये बात सोचने से कासिर हैं कि किसी काम को करने के तरीके जो कल असासा थे आज माली बोझ बन गए हैं और वो कल चला गया है। एक दिन मैं सरमायाकारी के बारे में कहीं लेक्चर दे रहा था, और इसके लिए मैंने उसी बोर्ड गेम को इस्तेमाल किया जिसे मैंने इजाद किया था, जिसमें कैश फ्लो की वजाहत की गई थी। एक दोस्त अपनी किसी वाकिफ कार को उसी सेशन में लाया था। उस वाकिफ कार को अभी अभी तलाक हुई थी और तलाक के कजिए के दौरान उसने खासा माली नुकसान उठाया था। उन दिनों में वो चंद सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। उसके दोस्त ने सोचा कि मेरी क्लास में शामिल होकर उसकी शायद कुछ तशफ़ी हो जाए। इस खेल को इसीलिए इजाद किया गया था कि लोगों को बताया जा सके कि रुपया कैसे काम करता है। खेल के दौरान वो आमदनी की स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के राब्ते को समझ जाते हैं। वो जान जाते हैं कि ज़र नक़द दोनों के दरमियान कैसे हरकत करता है, और ये कि दौलत के हसूल के लिए उन्हें अपने असासों के खाने से माहाना ज़र नक़द की तरसील को किस तरह ज्यादा से ज्यादा करना है, यहां तक कि वो उनके माहाना अखराजात से तजावुज कर जाता है। जब एक दफा ऐसा हो जाता है फिर तुम रैट रेस से बाहर निकल आते हो और फास्ट ट्रैक में दाखिल हो जाते हो। जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ लोग इस खेल से नफरत करते हैं, कुछ को ये अच्छा लगता है और कुछ को समझ नहीं आता। उस औरत ने सीखने का एक सुनहरी मौका खो दिया। शुरू के राउंड में उसने एक कार्ड निकाला जिस पर कश्ती की तस्वीर बनी हुई थी। पहले वो खुश थी, आहा मुझे कश्ती मिल गई, लेकिन जब उसके दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की कि नंबर कैसे उसकी आमदनी की दस्तावेज और बैलेंस शीट पर असरअंदाज होते थे, तो उसने ये कहकर इस खेल से बेजारी का इजहार कर दिया कि उसे आमदनी रिपोर्ट और बैलेंस शीट और माहाना ज़र नक़द की तरसील के आपस के ताल्लुक के बारे में कुछ समझ नहीं आई। अचानक जब उसे पता चला कि नंबर कैसे काम करते थे, तो उसे अंदाजा हुआ कि उसकी कश्ती तो उसे घुन की तरह चाट रही थी। खेल के दौरान बाद में उसकी छांटी भी हुई और उसके यहाँ बच्चे की विलादत भी हुई, इसलिए ये खेल निहायत हौलनाक था। क्लास के खात्मे पर उसका दोस्त मेरे पास आया। उसने मुझे बताया कि खातून सख्त परेशान है। क्लास में शामिल होकर वो सरमायाकारी के बारे में जानना चाहती थी और उसे आपका तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे इस अहमक खेल पर इतना वक्त जाया नहीं करना चाहिए था।
उसके दोस्त ने उसे बतलाना चाहा कि वो इस खेल में शमूलियत के बाद अपने अंदर झांके और देखे कि आया ये खेल किसी लिहाज से उसकी अपनी अक्कासी तो नहीं कर रहा। इसके मशवरे के बाद उस खातून ने अपनी रकम की वापसी का तकाजा किया और कहा कि ये सोचना भी मजाक था कि ये खेल उसकी अक्कासी कर रहा था, और उसकी रकम फौरी तौर पर लौटा दी गई और वो वहां से चली गई। 1984 में मैंने लाखों रुपया सिर्फ ये करके कमाया जिसके बारे में मुझे स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया था। स्कूल में ज्यादातर उस्ताद यही कहते हैं कि दिल लगाकर पढ़ो, अच्छे नंबर लो ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो। मैं लेक्चरों से चिढ़ता था। जल्द ही मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मेरे ख्यालात बार बार भटक जाते थे। 1984 से मैंने खेल और तस्वीरों के जरिए पढ़ाना शुरू किया। मैं हमेशा नौजवानों को हौसला देता कि वो इस खेल को देखें और अपने साबका तजर्बात और इल्म की रोशनी में इस खेल का तज्जिया करें और अपनी कमजोरियों का तयन करें। ये एक अहम बात है कि ये खेल हर एक किरदार की तर्जमानी करता है। इससे फौरी जानकारी मिलती है बजाय इसके कि उस्ताद आपको लेक्चर दे। इस खेल के साथ साथ ही आपकी कोचिंग होती रहती है जो खालिस तनाव की तबीयत और रुझान के ऐन मुताबिक है। इसी खातून की दोस्त ने मुझे फोन करके दोबारा वक्त तय करना चाहा। उसने बताया कि अब वो निस्बतन बेहतर और पुरसकून है और इस दौरान जो जो उसका गुस्सा ठंडा हुआ उसे मेरी बातों में थोड़ी बहुत असलियत दिखाई दी। अगरचे उस खातून और उसके शौहर के पास किश्ती वगैरह नहीं थी मगर बाकी सब कुछ उनके पास था। तलाक के बाद वो चिड़चिड़ी हो गई थी क्योंकि एक वजह तो ये थी कि वो एक निस्बतन नौजवान औरत के साथ फरार हो गया था और दूसरी ये कि 20 साल अज़दवाजी जिंदगी के दौरान उन्होंने असासे बनाने की तरफ तवज्जो ही नहीं की थी। नतीजा ये हुआ कि तलाक के बाद दोनों के हाथों में ज़रे नक्द की सूरत में कुछ भी न था। 20 सालों के दौरान उन्होंने भरपूर जिंदगी गुजारी मगर इस दौरान जो उन्होंने जमा किया वो काट कबाड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। उसे एहसास हो गया कि नंबरों के मामले में और आमदन रिपोर्ट और बैलेंस शीट के तवाजुन को बरकरार रखने की कोशिश में उसे इसलिए गुस्सा आया क्योंकि वो इन्हें ना समझने की वजह से जलील हो रही थी। उसका ख्याल था कि माली मामलात मर्दों की जिम्मेदारी थे जबकि उसे घर गृहस्थी को चलाना और मेहमानों की देखभाल करनी थी। उसे यकीन था कि शादी के आखिरी 5 सालों के दौरान उसके खावंद ने रुपया पैसा उससे छुपा कर रखा था। उसे इस बात पर बहुत रंज था कि वो नहीं जानती थी कि पैसा कहाँ जा रहा है और ना ही वक्त पर उसे दूसरी औरत के बारे में पता चला। बोर्ड गेम्स की तरह दुनिया भी हर वक्त हमारी तरबियत में लगी रहती है और अगर हम कोशिश करें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ अर्सा पहले एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि धोबी ने मेरी पतलून को सुकेड़ दिया है। मेरी बीवी ने हल्की सी मुस्कुराहट के बाद मेरे पेट में उंगली चुभाई और कहने लगी, कपड़े नहीं सुकड़े, तुम फैल गए हो। इस बोर्ड गेम कैश फ्लो को इसलिए इजाद किया गया कि हर खिलाड़ी अपने तौर पर इससे इस्तिफादा हासिल करे। इसका मकसद ही यही है कि आपके दिमाग में नित नए ख्यालात पैदा हों। अगर तुम्हारा कश्ती वाला कार्ड निकल आता है और तुम्हें कर्ज लेना पड़ता है तो सवाल पैदा होता है कि क्या किया जाए, कौन से दूसरे इक्तिसादी मुतबादिल हैं जिन्हें इख्तियार किया जाए। यही इसका नस्ब-ओ-लैन है कि खिलाड़ियों को नए और मुख्तलिफ माली मुतबादिल अपनाने और सोचने की तरबियत दी जाए। मैंने हजारों लोगों को ये खेल खेलते देखा है। जो लोग सबसे पहले रैट रेस से निकलकर फास्ट ट्रैक में दाखिल होते हैं आमतौर पर उन्हें हिसाब किताब के बारे में इल्म होता है और तख्लीकी इक्तिसादी जहन रखते हैं। उन्हें दूसरी मालियाती तरकीबों की पहचान होती है। जिन्हें ज्यादा देर लगती है उनका हिसाब आमतौर पर कमजोर होता है और सरमायाकारी की कुव्वत से बेबहरा होते हैं। आमतौर पर दौलतमंद लोग तख्लीकी सोच के मालिक होते हैं, वो खतरे मोल लेते हैं। कुछ लोग ये खेल कैश फ्लो अरसे से खेल रहे हैं और उन्होंने काफी रकम जीती है मगर वो नहीं जानते कि इस रकम को कैसे इस्तेमाल करें। उनमें से अक्सर आम जिंदगी के दौरान भी माली लिहाज से इतने कामयाब नहीं होते। अगरचे उनके पास पैसा होता है मगर वो फिर भी आगे नहीं निकल पाते। असल जिंदगी में यही कुछ होता है। बहुत से लोगों के पास बेशुमार दौलत होती है मगर हकीकी जिंदगी में वो माली लिहाज से आगे बढ़ने में नाकाम रहते हैं। मुतबादिल सोच को महदूद करने का मतलब होता है कि हम दकियानूसी ख्यालात को गले से लगाए रखने पर बजिद हैं। स्कूल के जमाने का मेरा एक दोस्त है जो आजकल 3 नौकरियां कर रहा है। आज से 20 साल पहले वो हम सब में सबसे ज्यादा अमीर था। जब मकामी गन्ने का कारखाना बंद हुआ क्योंकि गन्ने की काश्तकारी रुक गई थी तो उसकी नौकरी चली गई। उसके जहन में सिर्फ एक ही सोच थी और वो ये थी कि सख्त मेहनत करो। मुसीबत ये हुई कि नई जगह जहां उसने मुलाजमत शुरू की वो सबका काम की बिना पर
उसे सीनियरिटी देने पर तैयार नहीं थे। इसका नतीजा ये है कि जहां अब वो मुलाजिम है, उस नौकरी के मुकाबले में उसकी काबिलियत और तजर्बा ज्यादा है, चुनाचे उसकी तनख्वाह पहले की निस्बत कम है। चुनाचे उसे गुजारे के लिए 3-3 नौकरियां करनी पड़ रही हैं। जब लोग कैश फ्लो खेलने में मसरूफ होते हैं तो उनमें से कुछ शिकायत करते हैं कि सुनहरी मौके आमतौर पर उनके हाथ नहीं आते, वो बैठे रहते हैं। मैं जानता हूं कि हकीकी जिंदगी में भी वो ऐसे ही कर रहे हैं, उससे ही मौकों के इंतजार में वक्त जाया करते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्हें बेहतरीन और दौलत कमाने वाले कार्ड मिलते हैं, इसके बावजूद वो ज्यादा कमाई से महरूम रहते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि अगर उनके पास थोड़े पैसे और होते तो वो रैट रेस से बाहर आ जाते, चुनाचे वो भी बैठे रहते हैं। हकीकी जिंदगी में भी मेरा ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है, उन्हें शानदार मौके मिले, इसके बावजूद रुपया पैसा उनके हाथ में ना आया। और मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने खेल के दौरान इंतहाई मुफीद कार्ड हासिल किए, उन्हें बाआवाज़े बुलंद पढ़ा, उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं था कि सुनहरी मौका उनके हाथ में था। उनके पास पैसा है, वक्त साजगार है, उनके पास अच्छे कार्ड्स हैं, मगर मौका उनके हाथ से फिसल जाता है, वो देखते रह जाते हैं। उन्हें दिखाई नहीं देता कि रैट रेस से बाहर निकलने के लिए उनके पास उम्दा माली मंसूबा है और दूसरों के मुकाबले में उन लोगों की तादाद ज्यादा होती है। बहुत से लोगों की नजरों के ऐन सामने एक सुनहरी मौका चीख चीख कर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे देखने से कासिर रहते हैं। 1 साल बाद उन्हें इसके बारे में पता चलता है और उस वक्त तक बाकी मानदा लोग उससे फायदा उठा चुके होते हैं। इक्तसादी जहानत का मतलब यह है कि इंसान को बहुत से दूसरे ऑप्शंस मुतबादिल के बारे में इल्म हो जाता है, यानी अगर अच्छे मौके मुयस्सर नहीं आ रहे तो कौन से दूसरे तरीके इख्तियार करके माली हैसियत में इस्तेहकाम पैदा किया जा सकता है। मसलन अगर मौका मिलता है और तुम्हारे पास पैसे नहीं, बैंक एडवांस देने पर राजी नहीं, तो फिर कौन सा रास्ता अपनाकर इस मौके को अपने लिए सूदमंद बनाया जाए। अगर नतीजा आपकी उम्मीदों के बरक्स है और ख्याल गलत साबित होता है, यानी जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, तो इसके बावजूद तुम कख को लख में कैसे बदल सकते हो। इसका नाम है इक्तसादी सूझबूझ। जो होता है वो बेमानी है। असल बात यह है कि इस मौके पर कितने मुतबादिल हल आपके जहन में रूनुमा हो सकते हैं ताकि नामसाइद हालात को अपने फायदे में बदला जा सके और 1 से करोड़ों कमाए जा सकें। इससे पता चलता है कि माली मामलात में आप कितनी अक्ले रसा के मालिक हैं। आम लोगों को एक ही बात का पता होता है, मेहनत करो, बचत करो और कर्ज लो। अब बताएं आपको अपनी जहानत के मेयार को क्यों बुलंद करना होगा? क्योंकि आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो अपना काम तख्लीक करता हो। जो कुछ भी आपको मुयस्सर हो उसे आप पहले से बेहतर में बदलने की सलाहियत रखते हो। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि खुशकिस्मती भी दौलत की तरह ईजाद की जाती है, और अगर आप खुशकिस्मत बनना चाहते हैं और सख्त मेहनत के बिना दौलतमंद होना चाहते हैं तो इसके लिए आप में माली इस्तेदाद होनी जरूरी है। अगर आप ऐसे शख्स हैं, सही मौके के मुंतजिर हैं, तो आपको शायद एक लंबा अरसा इंतजार करना पड़े। ये इसी तरह है कि गाड़ी चलाने के लिए इस शाहराह पर मौजूद तमाम इशारों के सब्ज होने का इंतजार किया जाए, जो नामुमकिन है। बचपन में मेरे और माइक के अमीर डैड ने बार बार हमें बताया, पैसा हकीकी शय नहीं है। बसा औकात वो हमें याद दिलाता है कि बचपन में शुरू में जब हमने नकली सिक्के ढाले तो हकीकत के हम कितने नजदीक पहुंच चुके थे। गरीब और दरमियानी दर्जे के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, उसने कहा था। अमीर लोग पैसा बनाते हैं। हम जितना भी पैसे को असल समझेंगे उतनी ही ज्यादा उसके लिए मेहनत करेंगे। जब आप लोगों को इस सच्चाई का अदराक हो जाएगा कि दौलत हकीकी शय नहीं है, उतनी ही जल्दी आप अमीर हो जाएंगे। तो फिर ये क्या है? मैं और माइक फौरी तौर पर पूछा करते थे। रुपया अगर हकीकी नहीं तो फिर क्या है? रिच डैड का जवाब होता था, जैसे तुम सोचोगे ये वैसे ही होगा। हमारा सबसे ताकतवर असासा हमारा दिमाग है। अगर इसकी अच्छी तरह तरबियत की जाए तो पलक झपकने में ये हमारे लिए ढेरों रुपया पैदा कर सकता है। इतनी दौलत जो आज से 3 सदियां कबल किसी बादशाह या मलका ने ख्वाब में भी न देखी होगी। एक गैर तरबियत याफ्ता दिमाग इसी तरह इंतहाई गुर्बत और मफलूकुल हाली को जन्म दे सकता है और उसे नस्लों तक मुंतकिल कर सकता है। आज के इत्तलाआती दौर में पैसे के बढ़ने की रफ्तार हैरत अंगेज है।
चंद लोग ख्यालात और झूठे सच्चे मुआहदों के सबब बेतरह अमीर हो रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों से पूछें जो स्टॉक और सरमायाकारी का कारोबार करते हैं तो वो आपको यही बताएंगे। बसा औकात बगैर एक पैसे की सरमायाकारी के करोड़ों जेब में आ जाते हैं, और ये हकीकत है। ये समझौते के तहत होता है। तिजारती धंधे में ये हाथ का एक इशारा होता है। टोरंटो के एक ताजिर की जानिब से लिस्बन के एक ताजिर की वीडियो स्क्रीन पर एक मामूली सा सिग्नल होता है और उसी वक्त टोरंटो को उसका जवाब भी मौसूल हो जाता है। एक मुख्तसर सी फोन कॉल के जरिए अपने ब्रोकर को खरीदने के अहकाम मिल जाते हैं और थोड़ी देर बाद उसे फरोख्त करने के पैसे अपनी जगह रहे। न किसी ने दिया न लिया, सिर्फ समझौतों की बदौलत करोड़ों रुपए का लेन देन हो गया। तो फिर इक्तसादी सूझबूझ में क्यों इजाफा किया जाए? इसका जवाब आपके पास है। मैं अलबत्ता आपको बता सकता हूं कि मैंने इस तरफ खसूसी तवज्जो क्यों दी। इसलिए कि मैं जल्द अज जल्द ज्यादा रुपया कमा सकूं। इसलिए नहीं कि मुझे उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि मुझे उसकी ख्वाहिश थी। मालियाती तालीम एक निहायत दिलचस्प पढ़ाई है। मैं अपनी जहानत को इसलिए बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि मैं दुनिया के अजीम तरीन और तेज तरीन खेल में हिस्सा लेना चाहता हूं और अपनी बसारत के मुताबिक इस गैर मुतवक्के इंसानी इर्तिका में शामिल होना चाहता हूं। जब इंसान हाथों की बजाय जहनों से काम करने लगे हैं, इलावाजी यही मौजूदा दौर का मैदान अमल है। यही कुछ हो रहा है। ये खौफनाक भी है और दिलचस्प भी। इसलिए मैं अपनी इक्तिसादी जहानत में सरमायाकारी करता हूं क्योंकि यही मेरा मौसर तरीन असासा है। मैं उन लोगों के साथ शामिल होना चाहता हूं जो आगे बढ़ने वाले हैं। मैं पछड़े हुए लोगों का साथी नहीं बनना चाहता। दौलत क्रिएट करने की मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूं। 1990 के इब्तदाई दौर में फीनिक्स की माली हालत बहुत खराब थी। मैं टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा हूं, गुड मॉर्निंग अमेरिका, जहां एक इक्तिसादी माहिर ने टीवी पर आकर तबाही और बर्बादी की हौलनाक तस्वीर कशी की। उसने बचत की नसीहत की और कहा कि हर कमाने वाला महाना $100 की बचत करे तो 40 साल में वो करोड़पति बन सकता है। जहां तक बचत का सवाल है तो हर माह कुछ पसंदाज करना बुरी बात नहीं है। ये एक मुतबादिल है जिसे अक्सर लोग इख्तियार करते हैं। मगर मसला ये है कि वो शख्स इर्द गिर्द से बेखबर हो जाता है। वो उन मौकों को खो देता है जिनसे उसके रुपया पैसे में बहुत ज्यादा और बहुत जल्द इजाफा हो जाता है। वो वही रहते हैं, जमाना गुजर जाता है। जैसा कि मैं कह रहा था कि उन दिनों इक्तिसादी बदहाली का दौर दौरा था। सरमायाकारों के लिए एक मिसाली मौका था। मेरी दौलत का बड़ा हिस्सा शेयर्स और फ्लैटों के कारोबार में लगा हुआ था और मेरे पास नकद रुपए की कमी थी क्योंकि लोग बेच रहे थे, मैं खरीद रहा था। बचत नामुमकिन थी। मैं सरमायाकारी कर रहा था। मेरे और मेरी बीवी के तकरीबन $10 लाख ऐसी मार्केट में काम कर रहे थे जिसमें कीमतें रोज बरोज ऊपर जा रही थी। सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौका था। इक्तिसादी हालत सख्त खराब थी। मैं इन छोटे छोटे सौदों को आगे फरोख्त न कर सका। पहले जिन घरों की कीमत $1 लाख थी, अब उनकी मालियत $75,000 रह गई थी। इन जायदादों को मकामी ब्रोकर्स के जरिए खरीदने की बजाय मैंने दिवालिया के अटारनी के दफ्तर और अदालत की सीढ़ियों में खरीदारी शुरू कर दी। यहाँ 75,000 मालियत की जायदाद कभी कभी $20,000 या इससे भी कम कीमत पर मुझे मिल जाती थी। एक दोस्त से मैंने $2,000 90 दिन के वादे पर लिए। उनमें से $200 मैंने एक अटारनी को कैशियर चेक के तौर पर फौरी तौर पर अदा कर दिए। जब खरीदारी के कागजात तैयार हो रहे थे, मैंने भागम भाग एक अखबार में इश्तहार चलवा दिया कि $75,000 मालियत का घर सिर्फ $60,000 में दस्तयाब था, और वो भी किसी पेशगी अदायगी के बगैर। बेशुमार फोन आए और जबकि मुनासिब खरीदार की छानबीन हो रही थी, जायदाद कानूनी तौर पर मेरे नाम मुंतकिल हो गई। मैंने सब ग्राहकों को जायदाद देखने को मदऊ किया। सब लोग बेताब थे। मिनटों में घर फरोख्त हो गया। मैंने अपने कमीशन के $2500 का मुतालबा किया, जिसे ग्राहक ने बखुशी मान लिया। इसके बाद बाकी काम उस कंपनी के जिम्मे था जिसने लेन देन के कागजात तैयार करने थे। मैंने अपने दोस्त को मुकर्रर मुद्दत के अंदर $2,000 वापस कर दिए और $200 उसे इजाफी दिए। वो खुश हो गया। मकान का खरीदार खुश था, अटारनी खुश था, मैं भी खुश था। मैंने $60,000 में मकान बेचा जिस पर मैंने $20,000 की सरमायाकारी की थी। मेरे असासों के खाने में $40,000 का इजाफा हो चुका था और इस पूरे अमल में मेरे सिर्फ 5 घंटे सर्फ हुए थे। इस माली अदम इस्तेहकाम के दौर में अपने फालतू वक्त में मैंने और मेरी बीवी ने 6 ऐसे सौदे किए।
हमारी दौलत का बड़ा हिस्सा जायदादों और स्टॉक मार्केट में लगा हुआ था। इसके बावजूद हम तकरीबन $1,90,000 के असासे बनाने में कामयाब हो गए। इन 6 सौदों के दौरान हमारी अपनी सरमायाकारी न होने के बराबर थी। हमें $19,000 सालाना की इजाफी आमदन शुरू हो गई और इसकी हिफाजत के लिए हमारी जाती कारपोरेशन तो मौजूद थी ही, उसका ज्यादा हिस्सा कंपनी की गाड़ियों की मुरम्मत, पेट्रोल, टूवर्स, इंश्योरेंस, इशाइयों और दूसरी चीजों पर खर्च हो जाता है। जब तक हुकूमत को इस $19,000 पर टैक्स लगाने की बारी आती है तो उसे पहले ही इनकम टैक्स के कवानीन के तहत मुहैया करदा सहूलियात पर खर्च किया जा चुका होता है। रुपया पैदा करने के लिए एक सादा सी मिसाल थी। माली जहानत के बल बोते पर रुपया पैदा भी किया गया और उसकी हिफाजत भी हुई। आज 1997 में जब मैं ये किताब लिख रहा हूं तो मार्केट की हालत 5 साल पहले से बिल्कुल उलट है। फीनिक्स की जायदादों की कीमतों पर रियासत मुत्तहदा अमेरिका के दूसरे इलाकों के बासी रश्क करते हैं। जो घर हमने $60,000 में बेचे, आज उनकी कीमत $1,00,000 है। अभी भी मौकों की किल्लत नहीं है, मगर अब एक कीमती असासे से दस्तबरदार होकर ऐसा मुमकिन होगा। वक्त देना पड़ेगा, तलाश करनी होगी। अब खरीदो फरोख्त में ठहराव आ गया है, मगर आज हजारों लोग ऐसे हैं जो इन सौदों की तलाश में सरगर्दा हैं और चंद ही ऐसे मौके हैं जिनकी खरीदारी पर माली मनफियत की तवक्को है। बाजार की रविश बदल चुकी है और अब हमें इस जगह को छोड़कर दूसरी जगहों की तलाश में निकलना चाहिए जहां लेन देन करके हम अपने असासों के खाने को बोझल बनाने के काबिल हों। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये खिलाफे कानून है, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। कोई ये नहीं पूछता क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा तुमने कैसे किया। हिसाब किताब बिल्कुल सादा है, इसके लिए तुम्हें अलजबरा और ज्योमेट्री जानने की चंदा जरूरत नहीं है। मैंने इस बारे में ज्यादा तफसील बताने से गुरेज किया कि खरीदारी और फरोख्त के कागजात तैयार करना मखसूस कंपनियों की जिम्मेदारी होती है और वो अपने काम से बखूबी आगाह हैं। वही अदायगी की दस्तावेज तैयार करवाती हैं। मुझे मकान की छतों की मुरम्मत या गुस्ल खानों के बंद नालों को खुलवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि खरीदार ये काम खुद करवाएगा, ये उनका घर है। बाज दफा कोई शख्स अदायगी नहीं करता, ये और भी अच्छा। इस सूरत में देरी के लिए उसकी रकम में इजाफा हो जाएगा, नहीं तो उन्हें मकान खाली करना पड़ेगा और मकान एक बार फिर बराए फरोख्त बन जाता है। अदालत ये मामला तय करवाती है। हो सकता है कि आपके इलाके में ये कारआमद ना हो, वहां मार्केट के हालात मुख्तलिफ हों। ये सिर्फ एक मिसाल है। मकसद इसका यह है कि किस तरह माली जहानत को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बरूए कार लाते हुए थोड़ी सी ज्यादा कमाई हो सकती है, सरमायाकारी भी कम होती है और खतरे का कम एहतमाल होता है। इस मिसाल में हमने समझौते को रुपये के बदले इस्तेमाल किया है। कोई भी तालीम याफ्ता शख्स इस काम को कर सकता है, फिर भी बहुत कम लोग ऐसा करेंगे। ज्यादातर लोग तो उसी नसीहत पर अमल पैरा रहेंगे, मेहनत करो और बचत करो। 30 घंटे काम के तकरीबन $1,90,000 पैदा किए गए। असासे के कालम में इतना सरमाया जमा हुआ और 1 पैसा इनकम टैक्स भी अदा न करना पड़ा। इनमें से कौन सा तरीका ज्यादा मुश्किल है? नंबर 1, मेहनत से काम करो, 50% के हिसाब से इनकम टैक्स दो और जो बचे उसमें से बचत करो और बचत पर 5% के हिसाब से मजीद टैक्स दो। या नंबर 2, अपनी सलाहियतों, अपनी जहनी इस्तेदाद में इजाफा करो, मालियाती इंटेलिजेंस को बढ़ाओ और अपने दिमाग की कुव्वतों को तस्खीर करके असासों में इजाफा करो। साथ साथ ये भी अंदाजा लगाओ कि अगर तुम्हें नंबर 1 मुतबादिल पर चलना पड़े तो $1,90,000 की बचत के लिए तुम्हें कितनी दहाइयां दरकार होंगी। अब आपको पता लग गया होगा कि जब वालिदैन बच्चों के मुतालिक ये कहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा जा रहा है, उसका तालीमी रिकॉर्ड अच्छा है, तो क्यों खामोशी से मैं अपना सर हिलाता हूं। ये ठीक तो है, मगर क्या यही सब कुछ है? मैं जानता हूं कि ऊपर दी गई कारोबारी हिकमत अमली आम सी है। इससे सिर्फ ये वजाहत मकसूद थी कि थोड़े से ज्यादा किस तरह बनाया जा सकता है। दोबारा मैं यही कहूंगा कि मेरी कामयाबी की बड़ी वजह मेरी मजबूत इक्तसादी बुनियाद थी, जो मजबूत इक्तसादी तालीम के मरहून मिन्नत है। मैंने पहले भी कहा है और दोबारा कहता हूं कि मालियाती जहानत 4 सलाहियतों के मजमूए का नाम है। 1, मालियाती तालीम, आदात को पढ़ने की सलाहियत। 2, सरमायाकारी की हिकमत अमलियां, पैसे बनाने का इल्म। 3, मार्केट की जरूरत और फराहमी। ग्राहम बेल ने मार्केट में वही चीज दी जिसकी जरूरत थी,
इसी तरह बिल गेट्स ने भी वही किया। $70,000 का घर $60,000 में फरोख्त के लिए पेश किया गया, जिसकी सरमायाकारी $20,000 से की गई थी। ये भी मौके से फायदा उठाने की मिसाल थी। कोई खरीदार था, कोई बेच रहा था। नंबर 4, कानून की तालीम। हिसाब किताब, कॉरपोरेशंस, रियासती और वफाकी कवानीन और ज़ाब्तों से आगाही जरूरी है। मैं यही मशवरा दूंगा कि आप कानून के दायरे में रहकर काम करें। इन चारों महारतों या औसाफ के मजमूए से आपकी माली इस्तेदाद की बुनियाद बनती है, जो दौलत के हसूल में कामयाबी के लिए लाजिम और मलजूम है। आप छोटे घर खरीदें, बड़े फ्लैट खरीदें, कंपनियां मोड़ लें, स्टॉक में पैसे की सरमायाकारी करें, म्यूचुअल फंड्स खरीदें, कीमती धाते मोड़ लें, बेसबॉल के कार्ड लें या कोई और कारोबार करें, माली जहानत के बिना आपके लिए माल और दौलत का हसूल मुश्किल होगा। 1996 तक जायदाद की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ और बहुत से लोग इस कारोबार में शामिल हुए। स्टॉक मार्केट में हिस्से की कीमतों में इजाफे की बदौलत बाज लोग इस कारोबार में लग गए। रियासत मुत्तहदा अमेरिका की इक्तिसादी हालत बेहतर हो रही थी। 1996 में मैंने बेचना शुरू किया। अब मेरा रुख नॉर्वे, पेरो, मलेशिया और फिलिपाइन की जानिब था। सरमायाकारी की नेचर तब्दील हो चुकी थी। जायदादों की खरीदो फरोख्त का जहां तक सवाल था, मैंने ये काम बंद कर दिया था। मैं अपने असासों के कॉलम में कीमतों के बढ़ने के रुझान को देख रहा था और शायद साल के आखिर तक दोबारा फरोख्त शुरू करूं। इसका इस बात पर भी दारोमदार है कि कांग्रेस में शायद कुछ नए कवानीन मंजूर हो जाएं। मेरा अंदाजा है कि मेरा इन 6 घरों का सौदा बिकने लगा और 40,000 का प्रोमिसरी नोट नकदी में तब्दील हो जाएगा। मुझे चाहिए कि जल्द अज जल्द अपने अकाउंटेंट से राब्ता करूं कि वो ज़र नकद की वसूली और उसे पनाह फराहम करने की तैयारियों में मसरूफ हो जाए। जो बात मैं आपके जहनों में डालना चाहता हूं वो ये है कि सरमायाकारी होती है, नहीं भी होती, मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहता है, इक्तिसादी बेहतरी होती है, बाज़ दफा खसारा भी होता है। जिंदगी रोजाना आपको कामयाबी के मौके मुहैया करती है। ये हमारी कोताहबीनी है कि हम उन्हें पहचानने से कासिर रहते हैं। वो मौजूद होते हैं और जो जमाना बदलता है, नई नई ईजादात सामने आती हैं, उतने ही मौके ज्यादा होते हैं। उनसे फायदा उठाते हुए आप अपना और अपने खानदान का मुस्तकबिल आने वाली कई नस्लों तक महफूज कर सकते हैं। फिर वही सवाल उठता है कि हम अपनी माली इस्तेदाद में क्यों इजाफा करें, और फिर आप ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैं जानता हूं कि मैं अपने इल्म में क्यों इजाफा करता रहता हूं, क्योंकि ऐसी खासियत की नशो नुमा पर खास तवज्जो देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाला दौर तब्दीलियों का दौर है। मैं माजी से चिमटे रहने की बजाय तब्दीली को तरजीह दूंगा। मैं जानता हूं कि मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा। मैं इसलिए माली जहानत तो बढ़ा रहा हूं कि जब भी मार्केट में तगय्युर रूनुमा होगा और कुछ लोग अपने घुटनों के बल गिरकर नौकरी की भीख मांगेंगे, जबकि दूसरे लीमू इकट्ठे करने में लगे होंगे, और हम सब भी कभी कभार लीमू से इस्तेफादा करेंगे। लीमू यहाँ बतौर इस्तारा इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है खूब फायदा उठाना, और उन्हें करोड़ों में बदल लेंगे। ये माली जहानत है। अक्सर औकात मुझसे लीमू के बारे में सवाल किया जाता है जिनसे मैंने करोड़ों कमाए। मैं अपनी जाती सरमायाकारी की मिसालें पेश करने से हिचकिचाता हूं, क्योंकि इस तरह मुझे डर है कि कहीं आप ये न समझने लग जाएं कि मैं अपने कारनामों की तशहीर कर रहा हूं और सरमायाकारी के ज़िम्न में अपनी कामयाबियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता हूं। ये हरगिज मेरा इरादा नहीं होता। मैं हकीकी और सारे वाकयात की वजाहत के लिए बस मिसालें देता हूं। इन मिसालों में आप पर यह साबित करने की कोशिश करता हूं कि ये काम इतना मुश्किल नहीं है। ये और भी आसान हो जाता है जब माली जहानत के 4 असूलों से आपकी शनासाई हो जाए। जाती तौर पर अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मैं 2 तरीकों पर अमल करता हूं: जायदाद की खरीदो फरोख्त और हल्के फुल्के स्टॉक का कारोबार। जायदाद को मैं बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करता हूं। दिन रात मेरी जायदादें कैश फ्लो मुहैया करती हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि कोई जायदाद खास मुनाफा दे जाती है। स्टॉक्स और शेयर्स को मैं आमदनी के फौरी हसूल के लिए बरूए कार लाता हूं। मैं बिल्कुल आपको सलाह नहीं दे रहा कि जो मैंने किया वो आप भी करें। मिसालें सिर्फ मिसालें हैं। अगर मौका इंतहाई पेचीदा है और सरमायाकारी मेरी समझबूझ से बाहर, तो मैं उसमें हाथ कभी नहीं डालता। सीधा सीधा हिसाब किताब और कॉमन सेंस, ये 2 चीजें हैं जो पैसा कमाने के लिए रीढ़ की हड्डी का काम देती हैं। इन मिसालों को पेश करने की 5 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, लोगों को मजीद तालीम की तरफ राग़िब करना। नंबर 2, लोगों को बताना कि अगर जानकारी की बुनियाद मुस्तहकम हो तो फिर कोई मुश्किल नहीं। नंबर 3, दिखाना कि कोई भी दौलत हासिल कर सकता है। नंबर 4,
दिखाना कि नस्ब-ओ-लैन हासिल करने के लाखों तरीके हैं। नंबर 5, लोगों को ये दिखाना कि कोई माफूकुल फितरत इल्म नहीं है। 1999 में मैं पोर्टलैंड, ओरिगन के एक शानदार इलाके में चहलकदमी किया करता था। यहाँ छोटे छोटे खूबसूरत घर थे जो बहुत दीदाजेब थे। ये एक अफसानवी खित्ता था। बहुत से मकानों पर बराए फरोख्त का बोर्ड लगा था। लकड़ी की मार्केट की हालत बहुत नाजुक थी। स्टॉक मार्केट कसाद बाजारी का शिकार थी और माली खसारे का दौर दौरा था। एक गली में मैंने एक ऐसे बराए फरोख्त का बोर्ड देखा जो सबसे पुराना लगता था। घर भी पुराना था। उस घर के पास से गुजरते हुए एक दिन मेरी उसके मालिक से मुलाकात हो गई। वो परेशान दिखाई देता था। इस घर की आप क्या कीमत तलब कर रहे हैं? मैंने पूछा। मालिक ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आप खुद बताएं क्या देंगे? उसने कहा। 1 साल से मैं इसके बिकने का इंतजार कर रहा हूं, अब तो कोई इसे देखने भी नहीं आता। मैं इसे देखूंगा, मैंने कहा, और आधे घंटे बाद मैंने ये मकान उसने जो कीमत मांगी उससे $20,000 कम में खरीद लिया। एक खूबसूरत 2 कमरों का छोटा सा घर था जिसकी खिड़कियों के चौखटे जिंजर ब्रेड लकड़ी से बने हुए थे। उसका रंग हल्का नीला था और उसमें ग्रे रंग की हाशिया आ रही थी और इसे 1930 में बनाया गया था। घर के अंदर पत्थर से बनी हुई एक खूबसूरत अंगीठी थी और यह घर किराया पर देने के लिए मिसाली था। मैंने मालिक को $5,000 पेशगी अदा किया और $65,000 का घर $45,000 में खरीद लिया। बात सिर्फ ये थी कि कोई इसे खरीदने पर आमादा नहीं था। 1 हफ्ते में मालिक ने घर खाली कर दिया। मकान से छुटकारा पाकर उसने सुख का सांस लिया और मेरे पहले किराएदार ने घर में कदम रखा जो एक मकामी कॉलेज का प्रोफेसर था। खरीद और रहन के दस्तावेज पर उठने वाले अखराजात की अदायगी के बाद हर माह मुझे $40 की आमदनी शुरू हो गई। ये कुछ भी न थी। 1 साल बाद ओरिगन की मार्केट रफ्ता रफ्ता बहाल होने लगी। कैलिफोर्निया के सरमायाकार जिनके प्रॉपर्टी के भरपूर बिजनेस से जेबें भरी हुई थी, अब शुमाल की तरफ उनका रुख था। उन्होंने ओरिगन और वाशिंगटन में धड़ाधड़ सरमायाकारी शुरू कर दी। मैंने $95,000 में यह घर एक नौजवान जोड़े को फरोख्त कर दिया जो इस कीमत पर भी इस सौदे को सस्ता ख्याल करते थे। $40,000 का नकद मुनाफा मेरे हाथ में था और मैं नया घर खरीदने की तलाश में निकल पड़ा। 1 माह की तलाश के बाद मैंने 12 फ्लैटों पर मुश्तमिल एक घर देखा जो ओरिगन के साथ ही था। उसके मालकान जर्मनी में रहते थे और उन्हें इस जगह की सही कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। एक बार फिर वो इस मकान से निजात हासिल पाना चाहते थे। मैंने $4,50,000 की मालियत की इस जायदाद के लिए $2,75,000 की बोली लगाई। वो $3,00,000 पर राजी हो गए। मैंने इसे खरीद कर कुछ साल तक अपने पास रखा। इस इमारत को मैंने $4,95,000 में बेचकर फीनिक्स, एरिजोना में 30 फ्लैटों पर मुश्तमिल एक और इमारत खरीद ली। उस वक्त हमें बारिश से छुटकारे की हाजत थी और बहरहाल जगह तो हमने खरीद करनी ही थी। ओरिगन की सबका मार्केट कंडीशन की तरह उन दिनों फीनिक्स की मार्केट कसाद बाजारी का शिकार थी। उस वक्त उस घर की कीमत $8,75,000 थी और शुरू में $2,25,000 अदा करने थे। यहाँ से माहाना आमदनी तकरीबन $5,000 थी। फिर एरिजोना की मार्केट उठने लगी और 1996 में ये जायदाद कोलोराडो के एक सरमायाकार ने खरीदने के लिए $10,20,000 की पेशकश की। मैं और मेरी बीवी से बेचने के ख्वाहां थे, मगर हमने इंतजार किया ये देखने के लिए कि शायद कांग्रेस कल मुनाफे पर टैक्स के नफाज का कानून बदल डाले। इस सूरत में हमें जायदाद की कीमत में मजीद 15 से 20% इजाफे की तवक्को थी। इलावा अजी हर माह $5,000 की अच्छी खासी आमदनी भी हो ही रही थी। इस मिसाल से मैंने ये जाहिर किया है कि छोटी रकम किस तरह बड़ी रकम में तब्दील हो जाती है। दोबारा बुनियादी मसला वही है कि मालियाती रिपोर्टों की समझ बूझ, सरमायाकारी की हिकमत अमली, मार्केट के रुझानात का अबलाग और कवानीन से आशनाई। अगर इन बातों का इल्म नहीं तो फिर लाजिम है कि लोग मुरव्वजा असूलों को अपनाएं, यानी खतरा मोल न लें। मुख्तलिफ रास्ते ढूंढो और सिर्फ मुस्तहकम जायदाद खरीदो, मगर ऐसी जायदाद आमतौर पर महंगी होती है और मुनाफे की शरह बहुत कम। आमतौर पर बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर ऐसी जायदादों पर हाथ नहीं डालते क्योंकि उन्हें इल्म होता है कि ढेर सारी कोशिश के बाद ना तो उनके पल्ले कुछ पड़ेगा और ना ही सरमायाकार को कोई फायदा होगा। ये एक
दानिशमंदाना हिकमत अमली है। आमतौर पर मुनाफा बख्श सौदे नए नए सरमायाकारों के हाथ नहीं लगते। ये अक्सर उन अमीरों के हिस्से में आते हैं जो ज्यादा अमीर बनने के ख्वाहिशमंद होते हैं और इस खेल से पूरी तरह बाखबर भी होते हैं। आमतौर पर सौदाबाजी खिलाफ कानून है और कारोबारी हजरात को ऐसी जायदादें खरीदने की ममानियत है, मगर सब कुछ होता है। ज्यों मैं ज्यादा कारोबारी और तजर्बाकार होता गया, ज्यादा से ज्यादा फायदा बख्श सौदे मेरे सामने आने लगे। अपनी माली इस्तेदाद और मौका ताड़ लेने की सलाहियत में इजाफे के साथ ऐसे मनफियत बख्श सौदों की तादाद बढ़ने लगी और जो आपकी जहानत में तरक्की होती है, आपकी छठी हिस्स फौरी तौर पर अंदाजा कर लेती है कि किस सौदे में मुनाफे की तवक्को रखनी चाहिए या नहीं। यह आपकी जहानत है जो आपको बता देती है कि फला लेन देन सूदमंद नहीं, या एक बड़े सौदे को अपने फायदे में कैसे ढाला जाए। जो मेरी जानकारी में इजाफा हो रहा है और अभी मुझे और भी बहुत कुछ जानना है, उतना ही मेरी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि जो वक्त गुजर रहा है मेरा तजर्बा, मेरी काबिलियत भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। मेरे कुछ दोस्त एहतियात और खतरों से बचते बचाते आगे बढ़ने की कोशिश में मसरूफ हैं। वो अपने अपने पेशों में दिल लगाकर मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जहां तक माली जहानत का सवाल है वो उससे कोसों दूर हैं, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए वक्त चाहिए। मेरी बुनियादी सोच ये है कि अपने असासों के कॉलम में ज्यादा से ज्यादा बीज बोता रहूं। यही मेरी स्ट्रेटेजी है। मैं थोड़े से शुरू करता हूं और बीज लगाता हूं। कुछ बीज पनप कर पौधे बन जाते हैं, कुछ नहीं। हमारी हकीकी कारपोरेशन जो प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक है, उसके पास करोड़ों डॉलर की जायदाद है। यह हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इनमें ज्यादातर असासे $5,000 और $10,000 की छोटी सरमायाकारी से शुरू हुए। इनमें ज्यादा पेशगी अदायगियां खुशकिस्मती से बराबर हुई। इनकी कीमतों में इजाफा हुआ, टैक्स भी न दिया और साल साल दाखिली और खारजी खरीदो फरोख्त बार बार दोहराई गई। कारपोरेशन के हिसार के अंदर मेरा और मेरी बीवी का स्टॉक का व्यापार भी है, जिसे हम अपना म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे चंद दोस्त हैं जो खास तौर पर हमारे जैसे सरमायाकारों से राब्ता रखते हैं, जिनके पास हर माह कुछ न कुछ फालतू बच जाता है जिसे वो दूसरे कारोबार में लगा सकते हैं। हम अमेरिका और कनाडा में ऐसी कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं जो बिल्कुल नई होती हैं और स्टॉक एक्सचेंज पर अवाम में मुतारिफ होने वाली होती हैं। उन्हें पुरखतर गर्दाना जाता है और रुपया डूबने का अंदेशा होता है। जल्द पैसा कमाने की एक मिसाल ये है कि इससे पहले कि ये कंपनी अवाम में मुतारिफ हो, उसके 1 लाख शेयर्स 25 सेंट फी शेयर के हिसाब से खरीद लिए जाते हैं। जब 6 माह बाद ये स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट पर आती है तो इसका हर शेयर $2 की मालियत का हो जाता है। अगर कंपनी को अच्छे तरीके से चलाया जाए तो कीमतें बढ़ती रहती हैं और स्टॉक के 1 शेयर की कीमत हो सकता है $20 से भी तजावुज कर जाए और साल के अंदर अंदर हमारे $25,000 की सरमायाकारी $1 मिलियन तक पहुंच जाए। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो ये जुआ हरगिज भी नहीं है। जुआ वो होता है जो आप बगैर सोचे समझे किसी सौदे में पैसा झोंक दें। हर काम को करने का एक ढंग होता है। अगर आप में सलाहियत है, विजडम है, दानाई है, खेल का शौक है, तो आप खतरात से तनासुब को कम से कम करके नामुवाफिक हालात को भी अपने फायदे में बदल सकते हैं। खतरा तो हर जगह होता है। खतरात से निमटने के लिए ही तो माली सूझबूझ दरकार है। चुनाचे जो चीज एक शख्स के लिए खतरनाक हो, दूसरे के लिए नहीं होती। यही बुनियादी वजह है कि जिसके लिए मैं बार बार लोगों पर जोर देता हूं, उनकी हौसला अफजाई करता हूं कि स्टॉक, जायदाद और दूसरी चीजों में सरमायाकारी करने से पहले अपनी मालियाती तालीम पर तवज्जो दें, उस पर सरमायाकारी करें। जितने होशियार आप होंगे उतने ही बेहतर तरीके से आप गैर मसायद हालात से ओहदा बरा हो सकेंगे। जिस किस्म के स्टॉक में मैं सरमाया लगाता हूं वो अक्सर लोगों के लिए इंतहाई खतरनाक हैं और मैं उन्हें ऐसा करने का मशवरा नहीं देता। मैं ये खेल 1979 से खेलता आ रहा हूं और इसमें मैंने बहुत कुछ गंवाया है, लेकिन अगर आप दोबारा इसको पढ़ें कि ऐसी सरमायाकारियां अक्सर लोगों के लिए क्यों इतनी खतरनाक हैं,
तो आप अपनी जिंदगी के लिए हो सकता है कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें, ताकि $25,000 की सरमायाकारी से $1 मिलियन एक साल के अंदर बनाने की सलाहियत आपके लिए छोटा खतरा बन जाए। जैसा मैंने पहले कहा कि जो कुछ मैंने लिखा जरूरी नहीं कि आप वो करें जो सादा है और मुमकिन है। ये मिसाल इसकी वजाहत के लिए पेश की गई है। स्ट्रेटजीज के मजमूई तवाजुन में जो मैं करता आया हूं वो आटे में नमक के बराबर है। ताहम एक आम अमरीकी शहरी के लिए $1 लाख सालाना इनकम माकूल है और इसे कमाना मुश्किल नहीं है। मार्केट को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारी होशमंदी के बलबूते पर 5 से 10 साल के अरसे में इतनी आमदन मुमकिन है। अगर आप अपने अखराजात को काबू में रखें तो $1 लाख सालाना की इजाफी आमदन दिल खुशकुन है और इसका मेहनत और काम से कोई ताल्लुक नहीं। आप काम कर सकते हैं या घर बैठ सकते हैं और हुकूमत के टैक्स के निजाम को अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने बरखिलाफ इस्तेमाल करें। मेरी अपनी ज्यादा तवज्जो जायदाद पर है। मुझे इस काम से इश्क है क्योंकि इसमें इस्तेहकाम है और ये सुस्त रो है। मैं इसे मजबूत से मजबूत तर बनाता हूँ। कैश फ्लो हर वक्त मुतवक्की है और अगर इसकी मुनासिब देखभाल की जाए तो कीमत में कई गुना इजाफा हो जाता है। इससे ये फायदा भी होता है कि इसी मजबूत बुनियाद के सहारे मैं स्टॉक मार्केट के कारोबार में खतरा मोल ले सकता हूँ। यहाँ अगर मुझे ज्यादा आमदन होती है तो उसमें मैं अपना गेन टैक्स अदा करके जो बचत होती है उसे जायदाद की खरीदारी में लगा देता हूँ। इस तरह मैं अपने असासों के खाने में चंद और डिजिट्स का इजाफा कर लेता हूँ। जायदाद के बारे में आखिर में यही कहना चाहूंगा, मैं तमाम दुनिया घूम चुका हूँ और हर जगह मैंने सरमायाकारी पर जोर दिया है। हर शहर में मैंने ये बात सुनी कि मौजूदा दौर में सस्ती जायदादों का हसूल बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा तजर्बा इससे मुख्तलिफ है। न्यूयॉर्क हो या टोक्यो, यहां तक कि आपके अपने इर्द गिर्द बेहतरीन सौदे बिखरे हुए हैं जो आपकी तवज्जो के तालिब हैं। इन पर अक्सर लोगों की नजर नहीं पड़ती। सिंगापुर, जहां आजकल कीमतें आसमान को छू रही हैं, शहर से थोड़े से फासले पर निहायत सूदमंद सौदे मौजूद हैं। चुनाचे जब किसी को मैं ये कहते हुए सुनता हूँ यहाँ ऐसा करना मुमकिन नहीं, तो मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि इसकी बजाय उन्हें ये कहना चाहिए था, मुझे अभी तक ये इल्म नहीं कि इसे यहाँ कैसे करना है। अच्छे मौके आपकी आंखों को नजर नहीं आते, उन्हें जहन की आंख से देखना पड़ता है। अक्सर लोग दौलतमंद बनने में इसलिए नाकाम रह जाते हैं क्योंकि उनमें मालियात की मुनासिब तरबियत का फुकदान होता है। मौके उनकी आंखों के सामने होते हैं मगर दिखाई नहीं देते। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कहां से मैं अपना आगाज करूं। पिछले बाब में मैंने उन 10 अक़दामात का जिक्र किया जिन पर चलकर मैंने इक्तिसादी खुद मुख्तारी हासिल की। काम के साथ तफरीह भी जरूरी है। ये महज एक खेल है जिसमें जीत के साथ हार भी है। इसे हल्के फुल्के अंदाज में लें। अक्सर लोग सिर्फ इस वजह से जीत से महरूम रहते हैं कि हारने का खतरा हर वक्त उनके सरों पर मंडलाता रहता है। इसलिए मैंने स्कूल की तालीम को बेमकसद करार दिया। स्कूल में हमें यह सिखाया जाता है कि गलतियां करना बुरी बात है और अगर हम गलतियां करें तो हमें सजा मिलती थी। लेकिन अगर आप इंसानी कारकर्दगी को मुलाहिजा करें तो सीखने के लिए गलतियों का सरजद होना लाजमी अमर है। चलने के लिए हमें बार बार गिरना पड़ता है। अगर हम गिरने से बचते रहे तो कभी भी चलने के काबिल नहीं हो पाते। इस तरह जब हम साइकिल चलानी सीखते हैं, अभी तक मेरे घुटनों पर जख्मों के निशान हैं, लेकिन अब मैं बआसानी साइकिल चला सकता हूं। बिल्कुल ऐसे ही है अमीर बनना। बदकिस्मती से अक्सर लोग गुर्बत की चक्की में इसलिए पिसते रहते हैं कि वो अमीर बनने के लिए खतरात को मोल नहीं लेते। जीतने के आदी लोग हारने से कभी नहीं घबराते, मगर हारने वाले लोग हारने से हमेशा डरते रहते हैं। नाकामी कामयाबी की राह में एक स्पीड ब्रेकर है। जो इससे बचने की कोशिश करते हैं उनके लिए आगे बढ़ने की राहें महदूद हो जाती हैं। मैं रुपए पैसे को अपने टेनिस के खेल की तरह खेलता हूं। मैं जोर शोर से खेलता हूं, गलतियां करता हूं, उनकी इस्लाह करता हूं और रफ्ता रफ्ता मेरा खेल बेहतर हो रहा है। अगर मैं हारता हूं तो नेट के पास जाकर अपने मुखालिफ खिलाड़ी से गर्म जोशी से हाथ मिलाता हूं, मुस्कुराता हूं और कहता हूं अगले हफ्ते फिर तुमसे मुलाकात होगी।
पहली किस्म उन लोगों की है जो पूरे का पूरा बोनट खरीद लेते हैं। वो किसी प्रॉपर्टी कंपनी के मुंतजम से राब्ता करते हैं या किसी स्टॉक ब्रोकर से और मालियाती मुशीर से राब्ता करके खरीदारी करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक या फिर बॉन्ड्स वगैरह। सरमायाकारी का ये एक सादा, अच्छा, साफ तरीका है। इसकी मिसाल ये है कि जैसे कोई दुकानदार कंप्यूटर की खरीदारी के लिए कंप्यूटर स्टोर में जाकर वहां शेल्फ में पड़े कंप्यूटर्स को अचानक खरीद लेता है। दूसरी किस्म उन सरमायाकारों की है जो सरमायाकारी के लिए मौके तख्लीक करते हैं। ये सरमायाकार सौदे को थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं, जैसे कुछ लोग कंप्यूटर के अलहदा अलहदा हिस्से एक एक करके यकजा करें और उनको आपस में जोड़कर एक मुकम्मल कंप्यूटर को तख्लीक कर लें। ये वैसे ही है जैसे कस्टमाइजेशन, जब किसी चीज को गाहक की मर्जी के मुताबिक तैयार किया जाए। मुझे कंप्यूटर तैयार करने की ABC से भी वाकफियत नहीं, बजाय इसके मुझे मवाके को यकजा करने का फन आता है, या उन लोगों को जानता हूं जो ऐसा करते हैं। दूसरी किस्म से मुताल्लिक ये सरमायाकार दरअसल हमेशा पेशावर सरमायाकार होते हैं। बाज औकात इन छोटे छोटे हिस्सों को हासिल करने में कई साल लग जाते हैं और बाज दफा ऐसे भी होता है कि सारे जुज़ भी मुयस्सर नहीं आते। मेरा अमीर डैड मुझे इस किस्म का सरमायाकार बनने की तरगीब देता था। इन मुख्तलिफ हिस्सों को इकट्ठा करने के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इसी में बड़ी बड़ी कामयाबियां नसीब होती हैं, और इसी तरह अगर हालात साजगार ना हो तो बड़े बड़े नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। अगर आप दूसरी किस्म के सरमायाकार बनना चाहते हैं तो आपको 3 सलाहियतों में इस्तेदाद बढ़ानी होगी, और ये मालियाती जहानत के इर्तका के लिए हासिल करदा खवास के अलावा है। नंबर 1, ऐसा मौका तलाश करें जिस पर किसी की नजर न पड़ी हो, जिसे और लोग देख कर भी ना देख पाते हों, उसे आप अपने जहन की आंख से देख सकें। मिसाल के तौर पर एक दोस्त ने बोसीदा सा पुराना घर खरीदा। उसे देखकर तबीयत उचाट हो जाती है। हर शख्स हैरान था कि इसने ऐसा किया क्यों। जो उसने देखा और जो हमने नहीं देखा वो ये था कि उस घर से मुत्तसिल 4 खाली प्लाट पड़े थे। ये मालूमात उसने टाइटल कंपनी या रजिस्ट्री के दफ्तर से हासिल की थी। मकान पर कब्जा करने के फौरन बाद उसने उसे गिरा दिया और 5 प्लाटों को एक बिल्डर के हाथों 3 गुना कीमत पर फरोख्त कर दिया। 2 माह के इस काम के बदले उसे $75,000 मिले। बेशक ये इतना पैसा नहीं, मगर तनख्वाह से तो बहरहाल बेहतर है, और ऐसा करना चंदा भी मुश्किल नहीं। दूसरी चीज, पैसा इकट्ठा किया जाए। आम आदमी इस मकसद के लिए बैंक का रुख करता है। दूसरी किस्म का सरमायाकार रकम इकट्ठी करने के फन से बखूबी आगाह होता है, और बहुत से तरीके हैं जिनसे बैंक में जाए बगैर पैसे का हसूल मुमकिन है। शुरू में मैंने ऐसे घरों को खरीदने पर तरजीह दी जो बैंक के पास रहन नहीं थे। मकानों से ज्यादा वक्त पर पैसा इकट्ठा करने की सलाहियत अनमोल है। अक्सर मैं लोगों को कहते सुनता हूं, बैंक कर्ज देने पर तैयार नहीं, या मेरे पास इतने पैसे नहीं कि उसे मैं खरीद सकूं। लेकिन अगर आप दूसरी किस्म के सरमायाकार बनना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने का तरीका सीखना लाजमी है जो दूसरों की राह की रुकावट बनता है। दूसरे लफ्जों में, पैसे की कमियाबी की वजह से अक्सर लोग सौदा करने के काबिल नहीं होते। अगर आप इस रुकावट से छुटकारा पा सकें तो आप बहुत से दूसरों से करोड़ों रुपए ज्यादा बना सकते हैं जो इस फन से बेबहरा हैं। मुताद्दिद बार मैंने घर खरीदे हैं, फ्लैट और स्टॉक खरीदे हैं, जब बैंक में मेरे नाम पर एक दमड़ी भी नहीं होती थी। एक बार मैंने एक बिल्डिंग $1.2 मिलियन में खरीदी। उसे मैंने ट्राइंग इट अप मुआहदे के तहत खरीदा था। हुकूमती कागजात पर तहरीरी तौर पर बाकायदा समझौता हुआ जिस पर खरीदार और फरोख्त कुनंदा ने दस्तखत किए। मैंने $1 लाख इधर उधर से इकट्ठे करके अदा किए और बकाया रकम 90 दिनों में अदा करनी थी। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे अंदाजा था कि इस जायदाद की मार्केट वैल्यू कम अज कम $2 मिलियन थी। मैंने रुपया उधार नहीं लिया। हुआ ये कि जिस शख्स ने मुझे $1 लाख दिए थे उसने मुझे मजीद $50,000 इसलिए दिए कि मैं खरीदार तलाश करूं, यानी उसने मेरी जगह संभाल ली और मैं वहां से चल दिया। इस काम में मेरे 3 दिन सर्फ हुए। दोबारा वही चीज साबित होती है कि आपका इल्म और जिहानत खरीदारी से ज्यादा अहम है। सरमायाकारी खरीदारी नहीं, ये जानने और शनासाई का इल्म है। तीसरी खसूसियत, तेज तरीन ज़हीन लोगों को इकट्ठा करने का फन खुद ज़हीन तर लोगों को मुलाजमत फराहम करना
और उन्हें अपने मफाद के लिए काम करने पर आमादा करना। दूसरी किस्म के सरमायाकार के लिए ये बहुत ही अहम खसूसियत है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आपको पहली किस्म का सरमायाकार बनने की पुरजोर सलाह दी जाती है। मालियाती बसारत आपकी सबसे बड़ी दौलत है और इससे लाइल्म होना संगीन खतरों का हामिल है। खतरे हर जगह मौजूद होते हैं, उनसे बचने की बजाय उनसे नबर्द आजमा होना सीखें। छठा सबक, सीखने के लिए काम करें, आमदन के लिए काम न करें।